हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो पेपर है सोशल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स डिफरेंट फॉर्म। तो बच्चों पूछा गया है कि भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है, इसके विभिन्न रूपों के महत्व का आकलन कीजिए। तो बच्चों पहला इसका जो आंसर है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। अब कोयले के टाइप 4 हैं। पहला है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइड। तो एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया इस कोल। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, वो है कोयला। तो कोयला जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब कोयले का जो पहला टाइप है पीट कोल, यानी पीट एक कोयले की वैरायटी है। हैज़ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट एंड द लो हीटिंग कैपेसिटी। करा जो पीट कोयला है इसमें मॉइस्चराइजर काफ़ी ज़्यादा होता है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें लो कार्बन है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा जो है कम होता है, जिससे कि यह लो हीटिंग कैपेसिटी यानी कि गर्म होने का जो इसका प्रोसेस है वो काफ़ी कम मात्रा में है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा लो होती है। सेकेंड है लिग्नाइट, इट इज़ द लो ग्रेड ब्राउन कोल। लिग्नाइट जो है एक लो ग्रेड का जो है कार्बन है, यानी कि कोयला है जो ब्राउन कलर का होता है। विच इज़ सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट, यह भी उच्च गुणवत्ता का नमी रखता है, यानी नमी इसमें ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं या फिर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। क्या करते हैं कि लिग्नाइट को जो है इसको काफ़ी बारीक चूर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है, पीस लिया जाता है, जिससे कि यह आसानी से जलता है। तो इसकी दो प्रोसेस हैं, दो इसके जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो मॉइस्चराइज ज़्यादा होता है और यह ब्राउन कलर का होता है और लो ग्रेड का कोयला है, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से प्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो होता है कोयले का तीसरी वैरायटी है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कोल ऑफ द कमर्शियल यूज। तो हमारे दैनिक जीवन में कोयले में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बिटुमिनस है और यह सबसे प्रचलित भी है। इट हैज़ अ स्पेशल वैल्यू ऑफ द स्मेल्टिंग आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। करा कि यह आयरन को पिघलाने के लिए या प्रगलन करने के लिए यह सबसे ज़्यादा भट्टियों में प्रयोग किया जाने वाला कोयला है। नेक्स्ट नंबर 4 है एंथ्रासाइड। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। तो कोयले में सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है और इसकी वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। तो एंथ्रासाइड, तो कुल मिला के 4 कोयले की वैरायटी मिल गया। कौन कौन सा? पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइड। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, What is the manufacturing sector? What is the manufacturing sector? Why is the considered the backbone of the development? Interpret the reason. तो कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसे कहते हैं, इसे विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। Why is the considered the backbone of the development? कारण की विवेचना कीजिए, यानी कारण दीजिए कि क्यों इसको कहा जाता है कि यह किसी भी देश के लिए विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन क्या है बच्चों। डिफिनीशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मूव वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों का या सामानों का प्रोडक्शन करना, प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल, ये कच्चे मालों से बनाना, यानी कच्चे मालों से उच्च गुणवत्ता वाले सामान को बनाना, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में लाते हैं, यानी इसे हम विनिर्माण कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट बिकॉज, इसको हम विकास की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं या इसके बारे में जो विचार करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली हेल्प द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट
also form the backbone of our economy। तो पहला दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि हम यानी कि मैन्युफैक्चर से अपने एग्रीकल्चर को तो मॉडर्न कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यह हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसको सपोर्ट भी प्रदान करता है। यानी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर डेवलपमेंट के रूप में उद्योगों का नवनिर्माण होगा या इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएंगी या बंद पड़ी खराब हो चुकी कंपनियां अगर फिर से कार्य करने लगती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या कम हो जाती है और हमारे देश की गरीबी दूर होती है। तो यह एक डेवलपमेंट की भी निशानी है। तीसरा है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। कर जब हम वस्तुओं को, सामानों को बनाते हैं तो इसको अलग अलग देशों में एक्सपेंड करते हैं, यानी कि इसको हम बेचते हैं, जिससे कि हमारा वाणिज्य और अर्थव्यवस्था जो है अच्छा होता है, ट्रेड बढ़ता है। नंबर 4 है कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ द फिनिश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यू एंड द प्रॉस्पेरस। तो बेटा करा कि जो कंट्री होती है वो रॉ मटेरियल को वर्ल्ड वाइड पर दूर दूर तक इसको एक्सपेंड करती है, यानी व्यापक रूप से अपने सामानों को, जो सामान बने हुए हैं उसको हाई वैल्यू पर क्या करती है, वो विस्तारित करती है, दुनिया में बेचती है, जिससे कि इकोनॉमी जो है बेस्ट होती है। चलिए, तो इसको बच्चे जो है 4 जो है हमने इसको देख लिया कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर के क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। तो बेटा कह रहा है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से और उत्पादकों के बीच बहुत ज़्यादा स्पर्धा होने से उपभोक्ताओं को, जो कंज्यूमर्स हैं, इनको क्या लाभ होता है, उदाहरण सहित इस कथन को समझाइए। तो ग्लोबलाइजेशन होने से या फिर उत्पादक जो जितने भी कंपनी वाले हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, इनके बीच कंपटीशन होने से एक उपभोक्ता या एक ग्राहक को क्या क्या लाभ हैं, इनको समझाना है। चलिए, तो इसको पहले देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर। कह रहा है कि वैश्वीकरण करने से उत्पादकों के बीच में कंपटीशन होने से जो उपभोक्ता हैं उनको बहुत सारे लाभ होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला है ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन हैज़ बीन ऑफ द एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स, पार्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन ऑफ अर्बन एरियाज। करा ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण करने से ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, दोनों जो है, जिसके कारण से लोकल की एरिया और विदेशी सभी लोगों को एडवांटेज, यानी वहाँ पर रहने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको लाभ होता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने वाले जो होते हैं शहरी होते हैं। ठीक है, पहला तो ये कह रहा है कि कंपटीशन बढ़ने से शहरी लोगों को ज़्यादा लाभ होता है। चलिए, नेक्स्ट है देयर इज़ द ग्रेटर चॉइस बिकॉज दिस कंज्यूमर्स who not enjoy improved quality and lower prices for several products। तो कहा गया है कि there is greater choice before these consumers who now enjoy the improved quality। कंपटीशन होने से जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता होती है वो बेस्ट हो जाती है, जिससे कि उपभोक्ता जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपभोग करता है और सस्ते दामों पर करता है। लोअर प्राइजेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट के दाम घट जाते हैं जिससे कि वह इंजॉय करता है या फिर उपयोग करता है। थर्ड है पीपुल्स इंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, और लोगों का जो जीवन शैली है वह बदल जाता है, लोग लोअर से हायर स्टैंडर्ड के रूप में जीने लगते हैं। फोर्थ है बट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म एमंग प्रोड्यूसर्स एंड द वर्कर्स। करा कि इसका जो असर है, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का जो असर है,
यह केवल एक ही तरफ नहीं होता है, यूनिफॉर्म एमंग द प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, यह केवल उपभोक्ता यानी कि प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के बीच नहीं होता है, सभी के बीच में होता है, यानी सभी इसका लाभ उठाते हैं। सर्विसेज ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैज़ बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। तो कहा गया है कि जो हमारी इंडिया की टॉप कंपनियां हैं वह सर्विस प्रोवाइड करने में टॉप लेवल पर हैं। फ्रॉम द इंक्रीज द कंपटीशन होने से इनके बीच में जो गुणवत्ता है, इनकी जो प्रोडक्ट की कैपेसिटी है वह ज़्यादा होता है और यह अपना कंपटीशन विश्व स्तर पर कर पाती हैं। यानी कहने का मतलब है बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लाते हैं जिससे इनको विश्व स्तर पर ज़्यादा पहचान मिला हुआ है, जिससे टाटा हो गया, बाटा हो गया, तमाम तरह की कंपनियां हैं उस लेवल पर काम कर रही हैं। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड द रेस्ट देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। तो कह रहा है कि ये जो है नई टेक्नोलॉजी में अपने जो है इन्वेस्ट करते हैं, पैसे उसमें लगाते हैं और अपने प्रोडक्शन मेथड को हाई करते हैं जिससे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को वो बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है नंबर 7, वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज़ अ रिसेंट फिनोमेनन दैट हैव द ब्रॉड चेंजेस इन लिव्स ऑफ पीपल। तो कह रहा कि व्यापक रूप से मार्केट में सामान को उपलब्ध होने से लोगों के बीच में उसको लाने में ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं जिससे कि उनका जीवन स्तर जो है बदल जाता है। चलिए ये नंबर 7 हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल का क्या मतलब होता है, राजनीतिक दल के 3 मुख्य कंपोनेंट का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु केम टुगेदर टू कॉन्स्टेंट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो कह रहे जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं इनमें कुछ लोग आते हैं और साथ मिल करके इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट में पावर पाने का प्रयास करते हैं, यानी कि वह सरकार चलाने की क्षमता रखते हैं। 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 जो है मुख्य कंपोनेंट्स हैं। पहला द लीडर, यानी कि लीडर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि लीडर की पहचान है, एक चेहरा है, तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं। सेकेंड है द एक्टिव मेंबर्स, दूसरा कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव मेंबर्स, कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं वो कैसे हैं। थर्ड है द फॉलोअर्स, यदि नेता अच्छा हो, लीडर अच्छा हो, कार्य करने वाले कार्यकर्ता अच्छे हों तो फॉलोअर्स की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन तीनों को आप लोग अपने से और आगे जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं अपने लोकल एरिया पर जो नेता हैं या पार्टीज़ हैं, या फिर आप देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। तो क्वेश्चन हमारा पूना समझौते के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूना पैक्ट आखिर है क्या। द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट वर द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट साइन ऑन 24 सितंबर 1932 बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सबसे पहले बताया गया पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट था, जो हस्ताक्षर किए गए थे गांधी जी द्वारा और डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 24 सितंबर 1932 में किया गया था। On behalf of the depressed classes and the upper class Hindus leaders on the reservation of the electoral seats for the depressed classes in the legislative of the British India government। तो बताया गया है कि इसमें जो सताए गए दलित हैं, जो ऊंचे हिंदू मतलब जो ऊंचे कास्ट के हिंदूज हैं उनके द्वारा जो सताए गए दलित हैं, जो दलित समाज है, इनके लिए किसी भी इलेक्शन में इनको जो है स्थान दिलाना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन 1930। 1930 से ही डॉक्टर अम्बेडकर जो है सताए गए दलितों के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इनकी अध्यक्षता किया। क्लास्ड विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग द, तो इन्होंने क्या किया था कि महात्मा गांधी के साथ जो है इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसके कारण से बाय डिमांडिंग सेपरेट द इलेक्टोरल फॉर दलित, इन्होंने वहाँ मांग किया कि दलितों को भी इलेक्शन में स्थान मिलना चाहिए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, तो जब अम्बेडकर की डिमांड को ब्रिटिश ने मना किया, गांधी जी बिगन फास्ट अनटू डेथ, तो गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए, ठीक है, और कहे कि अगर नहीं माना जाएगा तो वे अपने देश तक इस अनशन को जारी रखेंगे। तो अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ द 1932। तो गांधी जी का स्थान पर जो है बी आर अम्बेडकर को भेजा गया। तो बी आर अम्बेडकर जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और इसी 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, इसी को नाम दे दिया गया पूना पैक्ट, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ द पूना पैक्ट, उसके प्रमुख क्या क्या जो है इसके फीचर्स रहे हैं। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, इसके द्वारा जो लोअर कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको रिजर्व सीट प्रोवाइड करना इन प्रोविंस द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधायिका है, जो सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, उसमें दलितों के लिए प्रमुख स्थान दिलाने की मांग की गई थी। दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरल, और इनसे मांग किया गया था कि ये भी किसी एक जनरल व्यक्ति की तरह वो भी किसी को भी वोट कर सकते हैं, यानी कि वोट देने का अधिकार मांगा गया। द एक्ट केम इन टू द फोर्स ड्यू टू गांधी जी फास्ट अनटू डेथ एंड अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टिंग गांधी जी स्टैंड। तो गांधी जी जो मांग कर रहे थे दलितों के विषय में, उनकी मृत्यु के बाद जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी के स्थान को दलितों के लिए अपने आप को स्टैंड किया, यानी उनकी जगह पर वो कार्य करने लगे। तो ये रहा पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। यह एक एग्रीमेंट था जो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।